दलित परिवारों से आने वाले छात्र, आदिवासी परिवारों से आने वाले छात्र, वंचित समुदायों से, हाशियाई परिवारों से, अल्पसंख्यक परिवारों से, गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को लगातार उनकी छटनी की जा रही है। हर साल 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि 12वीं के बाद जो उच्च शिक्षा है उसमें दाखिलों की जो कटौती हो रही है, सीटों की जो कमी हो रही है, वो बढ़ाई नहीं जा रही है। सामग्री बनाना हो, सिलेबस बनाना हो, शिक्षकों की भर्तियां हो, इन सभी प्रक्रियाओं में हमें राजनीतिक भाई भतीजावाद दिखाई पड़ता है। किताबों में गलतियां थी, स्पेलिंग मिस्टेक था, पैराग्राफ, मतलब कि आज़ादी हमें 1947 में मिली है, लिखा कुछ और है। माध्यम दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के स्टडी मटेरियल का रिव्यू किया और वो स्टडी मटेरियल इतना घटिया, इतने दोयम दर्जे का वो स्टडी मटेरियल है कि छात्रों को कई जगह पर यह बताया जाता है कि 1945 में भारत को आज़ादी मिली थी। आज है जिसको खाना नहीं मिलता वो कुपोषित होता है, तो हमारे भारत के लोग शिक्षा से कुपोषित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, जहां पर हमें कहा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन केवल और केवल यहां पर छटनी की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम पढ़ लेंगे तो हम सरकार से सवाल करेंगे कि हमें ये राइट देना चाहिए, इसीलिए जानबूझ करके सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा में ओवर द ईयर्स सक्सेसिव एजुकेशन पॉलिसीज ने केवल और केवल शिक्षा से, सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 11वीं के बाद, 12वीं के बाद बेदखल करने के काम को और ज़्यादा सुलभ बनाया है, बजाय इसके कि एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को हाशियाई समुदाय से आने वाले छात्रों के लिए और ज़्यादा सुलभ बनाया जाए। आज हम देख रहे हैं लगातार प्राइवेटाइजेशन को अलग अलग तरीकों से बढ़ावा दिया जा रहा है। यूजीसी से जो ग्रांट पैदा करती थी यूनिवर्सिटीज़ को, वो खत्म कर दी गई है। हेफा से अब लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के आने के पहले से ही जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में हम स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो पहले से ही सेल्फ फाइनेंस मोड में, यानी कि सेल्फ फंडेड मोड में, प्राइवेट मोड में कई सालों से पढ़ने के लिए मजबूर थे और उनकी शिक्षा सबसे ज्यादा तौर पर हमें बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ती है। आज लगातार खासकर ओडीएल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेशन सेंटर्स हैं और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लगातार राजनीतिक भाई भतीजावाद को बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर चाहे पाठ्यक्रम सामग्री बनाना हो, सिलेबस बनाना हो, शिक्षकों की भर्तियाँ हो, इन सभी प्रक्रियाओं में हमें राजनीतिक भाई भतीजावाद दिखाई पड़ता है, जिसमें कि दलित परिवारों से आने वाले छात्र, आदिवासी परिवारों से आने वाले छात्र, वंचित समुदायों से, हाशियाई परिवारों से, अल्पसंख्यक परिवारों से, गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को लगातार उनकी छटनी की जा रही है। हम देखते हैं हर साल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल दूरस्थ शिक्षण संस्थानों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और रेगुलर मोड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वही फिक्स सीट्स पर हर साल दाखिला होता है, कोई एक भी सीट नहीं बढ़ती है, एक भी नया कॉलेज नहीं बढ़ता है। अभी हाल ही में केवाईएस ने दूरस्थ शिक्षा माध्यम दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल के स्टडी मटेरियल का रिव्यू किया और वो स्टडी मटेरियल इतना घटिया, इतने दोयम दर्जे का वो स्टडी मटेरियल है कि छात्रों को कई जगह पर यह बताया जाता है कि 1945 में भारत को आज़ादी मिली थी और इस तरीके के घटिया पाठ्यक्रम सामग्री बनाए जाने के पीछे की मंशा हम साफ देख सकते हैं। इस देश की सरकार नहीं चाहती है, इस देश का जो पूंजीपति वर्ग है वो नहीं चाहता है कि इस देश की बहुसंख्यक मेहनत का हिस्से की जनता के बच्चे पढ़ लिख जाएं और आगे जाके अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाने का सपना देख पाएं और उनकी जो लूट है, जो जनता के पैसे से वो लगातार अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वो लूट खत्म हो जाए। ऐसा सरकारें भी नहीं चाहती, पूंजीपति भी नहीं चाहते हैं और उसके खिलाफ हम यहाँ पर मौजूद हुए। ये डिमांड उठाते हुए, एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है जनता की कि केजी से लेकर पीजी तक सभी को समान शिक्षा दी जाए पब्लिक फंडेड एजुकेशन में। somewhere between 15 to 20 lakh, 20 to 25 lakh. Sorry. Is this the social equity that we are going to provide? That's why we have to oppose. Look at the budgetary allocation to education. देखिए, ये जो कह रहे हैं कि नया इंस्टीट्यूट बनाया, आप सबसे पहले ये पता कीजिए इस देश में कितने टीचरों की ज़रूरत है, कितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, कितने इंजीनियरों की ज़रूरत है और साथ ही ये देखिए कि सीटें कितनी हैं जिन पर दाखिला होता है, कॉलेज कितने हैं। अगर वो कॉलेज नहीं बढ़ते हैं, अगर वो सीटें नहीं बढ़ती हैं और ज़रूरत इस देश की जनता को टीचरों की ज़रूरत है और डॉक्टरों की ज़रूरत है और इंजीनियरों की ज़रूरत है, तो साफ तौर पर हमें दिखाई पड़ता है कि अगर फिक्स सीट्स पर ही भर्तियाँ हो रही हैं, कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं, सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, तो ये सरकारें और ये शिक्षा व्यवस्था हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। जहां पर हमें कहा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन केवल और केवल यहां पर छटनी की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरिट के नाम पर केवल और केवल एक्सक्लूजन सुनिश्चित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल अभिजात तबके से आने वाले छात्रों को ही बेहतर शिक्षा मिल सके और वो बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित कर पाएं। अगर वाकई में इस देश की मेहनत ज़्यादातर जनता को शिक्षा मिल पा रही होती तो आज हम ये नहीं देखते कि 80 से 90% जनता आज भी 10,000 प्रति महीना से कम आय पर जीने के लिए मजबूर है। आज भी एक बड़ा हिस्सा
पब्लिक फंडेड एजुकेशन से 8वीं के बाद ही कट जाता है। 12वीं के बाद की तो बात छोड़ दीजिए, 12वीं के बाद तो उनकी 13वीं हो जाती है, लेकिन 8वीं के बाद ही एक बड़ा ऐसा ड्रॉप आउट हो जाता है। आप यहाँ पर NEP के थ्रू प्राइवेटाइजेशन में ग्रेडेड ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से पुश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि देश की जनता बेवकूफ़ है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की जनता को पता है कि जब हमें हमारे अधिकार मिलते हैं तो वो अधिकार, उसके लिए हमें यहाँ पर आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है, उसके लिए हमें संघर्ष करने के लिए दोबारा से मजबूर नहीं होना पड़ता है। 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर आज भी एक दलित का बच्चा एक स्कूल के प्रांगण में पानी पीने के लिए उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो हम जानते हैं कि आज भी यहाँ पर कोशिश पूरी तरीके से जो जातिवाद है पुश्तैनी, जो गरीबी है, उसको बनाए रखने की कोशिश है सरकारों की। और एजुकेशन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस जनता के लिए अपनी स्थिति को बेहतर कर पाने का, वो एजुकेशन का टूल हमसे लगातार सदियों से हिस्टोरिकली छीना गया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मेहनत जनता अपने अधिकारों के लिए एक साथ मिलकर लड़ना, बोलना और उनको जीतना जानती है। इसीलिए हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं कि जब तक राष्ट्रपति हो चाहे मजदूर का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा KG से लेकर PG तक नहीं मिल जाती, तब तक हम अपने संघर्ष को नहीं थामेंगे। शिक्षा में समानता होनी चाहिए। KG से लेकर PG तक, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक सबको बराबर एजुकेशन मिलने चाहिए। बराबर एजुकेशन का मतलब हमारा ये है कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे मजदूर हो, उन दोनों का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। चाहे यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हो, वाइस चांसलर हो, या किसी प्रोफेसर का बच्चा हो, या वहीं के चपरासी का बच्चा हो, या वहीं के गार्ड का बच्चा हो, या किसी सुपरवाइजर का बच्चा हो, वो एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। एक ही माध्यम के स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। इसी में भेदभाव के कारण बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच नहीं पाते। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत कम हिस्सा है जो हायर एजुकेशन में पहुंच रहा है। हर साल 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि 12वीं के बाद जो उच्च शिक्षा है उसमें दाखिलों की जो कटौती हो रही है, सीटों की जो कमी हो रही है, वो बढ़ाई नहीं जा रही है। सरकार द्वारा उसकी कटौती की जा रही है। सीधा सीधा ये सवाल आता है कि एजुकेशन में जो लाखों की संख्या में छात्र अपना 12वीं पास कर रहे हैं, उनको लाखों की संख्या में आगे हायर एजुकेशन में सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि इग्नू और SOL और अलग ओपन संस्थान जो हैं, इनमें बच्चे अपने इन संस्थानों में, ओपन संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं और इसमें भीड़ हो रही है एक तरीके से, क्योंकि रेगुलर में सीट ही नहीं है। हर साल 5 से 6 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और बस 60 से 70 हज़ार बच्चों का रेगुलर कॉलेज में दाखिला होता है। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आंकड़ा है, ये खुद दिखाता है कि छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन छात्रों को शिक्षा में आगे सीट नहीं मिल रही है। इसी के सीट ना मिलने के कारण लोग ओपन संस्थानों में जा रहे हैं, जैसे कि SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पार्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है, या अलग अलग जो भारत में ऐसे ओपन संस्थान है जो शिक्षा के दूरस्थ माध्यम से जो बच्चे पढ़ने में मजबूर हैं। उन बच्चों की हालत बहुत ही ख़राब है। उनके लिए ना तो किताबें हैं, ना तो शिक्षक हैं, ना तो पुस्तकालय हैं, ना तो उनके लिए पढ़ाने के लिए कमरा है जिसमें वो पढ़ सके। और इतनी बुरी हालत है कि उनको जो किताबें दी जा रही है उसमें इतनी गलतियां हैं। अभी कुछ समय पहले और लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन उन पाठ्यक्रमों पर लगातार उसका रिव्यू कर रहा है और लगातार ये गलतियां दिख रही है। 2019 में भी हाई कोर्ट में अपील डाली थी और ये मार पड़ी थी SOL को कि उन्होंने बहुत गंदे और बहुत गलत तरीके से जो किताबों में गलतियां थी, स्पेलिंग मिस्टेक था, पैराग्राफ, मतलब कि आज़ादी हमें 1947 में मिली है, लिखा कुछ और है। तो जो बच्चे पढ़ेंगे वही तो आंसर देंगे। तो ये दिक्कतें हैं। जो गरीब बच्चे आ रहे हैं, बहुत मजदूर परिवारों से आ रहे हैं, जो ऐसा तबका है जो आदिवासी इलाकों से बच्चे आ रहे हैं, जो मजदूर परिवार से आ रहे हैं, उनको जो इतनी खराब शिक्षा मिल रही है, एक तरीके से कहा जाए जिसको खाना नहीं मिलता वो कुपोषित होता है। तो हमारे भारत के लोग शिक्षा से कुपोषित हो रहे हैं। शिक्षा से कुपोषित होने के कारण उनको आगे एजुकेशन नहीं मिल रही है। एक एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपनी और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा ही नहीं मिल रही है जिससे हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार पाए और अपना चेतना डेवलप कर सके। चेतना का विकास नहीं हो पाता है, लोगों को यूं ही उल्टा सीधा कह करके उनको बहका दिया जाता है। और एजुकेशन बहुत बड़ा माध्यम है अपने आप को आगे बढ़ना, उल्टे सीधे सवालों में जवाब देना। अगर हम पढ़ लेंगे तो हम सरकार से सवाल करेंगे कि हमें ये राइट देना चाहिए। इसीलिए जानबूझ करके सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है और इसका लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन विरोध करता रहा। और आज जंतर मंतर पे हम समान शिक्षा के इस आवाम को, हर नागरिक को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है, हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। जैसे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने महिला शिक्षा के नारे को बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते हुए ये हासिल दिलाया था। आज मैं पढ़ पाई हूँ तो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के कारण पढ़ पाई हूँ। अगर
समाज में महिलाओं के लिए एजुकेशन नहीं होती तो आज मैं नहीं पढ़ रही होती। वो आंदोलन भी हमें याद करना पड़ेगा, उनकी एकता भी हमें याद करनी पड़ेगी और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और सरकार को ये चुनौती देते हुए मैं अंतिम बात कहूंगी कि सरकार ये बात ध्यान से सुन ले कि मजदूर का बच्चा हो या किसी चपरासी का बच्चा हो या किसी नेता का बच्चा हो या राष्ट्रपति का बच्चा हो या किसी प्रोफेसर का बच्चा हो या किसी टीचर का बच्चा हो या कोई किसी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला का बच्चा हो या घरों में काम करने वाली महिला का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, वो एक एजुकेशन में पढ़ना चाहिए। केजी से लेकर पीजी तक समान इक्वल एजुकेशन होने चाहिए। इतने बड़े बड़े नेता लोग चुनावी वादे करते हुए आते हैं सड़कों पर, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये ध्यान दिला देना चाहूँगी कि ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इक्वल एजुकेशन जो लागू कराने के लिए हमें चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, हम बस्तियों में जाते हैं, ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसे गांव दूर दराजों के इलाकों में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग वंचित रहते हैं शिक्षा से, और हम जब तक समान शिक्षा नहीं मिल जाती तब तक लड़ेंगे। ये हमारा अंतिम उद्देश्य है और इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगी। धन्यवाद।